नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696083860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ परीक्षा जो हाईकोर्ट की अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम पेड क्विज लगातार देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो। हमारे पेड ग्रुप्स में एडमिशन लेने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। वहाँ से आपको पूरी प्रोसेस और जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे संसद के 2 हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, ठीक, तो एक अध्यक्ष होते हैं, फिर उनके बाद एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनका एक पैनल होता है। ठीक है, 10 लोगों का, जो कि वो 10 लोग लोकसभा के मेंबर्स ही होते हैं, उनका चयन उस पैनल में किया गया होता है। तो उसमें से भी जो सबसे वरिष्ठतम होगा, ठीक है, जो अवेलेबल होगा, वो उस समय लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। ठीक, तो यहाँ पे अब इसमें से तीनों ऑप्शन गलत थे, तो डी विकल्प को चुनेंगे हम। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी या जो स्थिति होगी, है ना, थोड़ा स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं। तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होगा जब उसका किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम डबल कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 यूनिट टाइम से चल रहा है स्पीड से, तो हमने उसको 2 यूनिट कर दिया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में एक फार्मूला होता है जो काइनेटिक एनर्जी के शायद आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, 12 mv²। ठीक, तो यहाँ पे, ठीक है, डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। नेक्स्ट है, माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? आपने अपने घरों में, किचन में देखा होगा, एक मशीन होती है जिसमें खाना मुख्य रूप से गर्म करने का काम किया जाता है। तो इसके अंदर जो रेडिएशन वर्क करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इसमें, ठीक, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो बेस्ड होता है बहुत ही, कह लीजिए, शॉर्ट वेवलेंथ की रेडियो वेव्स पे। ठीक, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिन जिन जगहों पर जैसे आप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे हवाईयन आइलैंड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, यूएस का। ठीक, तो यहाँ पे जो वॉल्केनिक माउंटेन्स बने हैं, तो जहाँ से इसका मतलब ये शीर्ष होता है ना, जहाँ से लावा वगैरह निकलता है, तो देखेंगे उस पॉइंट से जो हमारी गैसेस रिलीज होती हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जैसे वाटर वेपर होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, तो हमें यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मिल रहा है। भारत के संविधान का इसमें से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? हाल फिलहाल ये काफ़ी चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल ही में जिक्र किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि सभी धर्म के लोग जो भारत में रहते हैं उनके लिए, जैसे वैवाहिक की स्थिति में जो प्रॉपर्टी के डिवीज़न है, इनहेरिटेंस है ना, इन सब के संबंधित मामले सभी धर्म के जो लोग हैं उनके लिए एक होना चाहिए। उसके रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में परिकल्पना की गई है डीपीएसपी में, आर्टिकल 44। इसमें देखिए, आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से कॉन्ट्रेड नाम का उल्कापात दिखाई देता है? तो देखिए, जो हमारे ये जैसे मिटियोर्स होते हैं पृथ्वी पे, कई बार आपने इसको जैसे आते हुए देखा होगा, या जैसे कई बार होता क्या है कि एटमॉस्फेयर में हमारे प्रवेश करने पे जल जाते हैं। ठीक है, तो वो लाइट देखी होगी। ठीक, तो अब जैसे कई सारे मिटियोर एक साथ आ रहे हैं तो मिटियोर शावर की घटना उसको कहा जाता है। ठीक, तो उसी में इनकी कुछ जैसे क्लासिफिकेशन होती है टाइम के हिसाब से, किसकी लिस्टिंग है, सर्च करके देख लीजिएगा। क्वांटिट्स की अगर हम बात करें तो ये जो है दिसंबर और अर्ली जनवरी का टाइम पीरियड है। ठीक है, इनको बोला जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ और जो फेमस हैं, जैसे परसीड होता है एक, है ना, इसके अलावा जैसे लियोनिड होता है ना, उर्सिड होता है। तो इन सब को जरा एक बार सर्च करके पढ़ें। ऑप्शन फिलहाल डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, गिल्ट एज बाजार जो है क्या होता है? तो जो हमारी ये जैसे शेयर मार्केट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जो मार्केट है उसको गिल्टेज मार्केट कहा जाता है। इनेबलिंग द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर, इस रिपोर्ट को जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये पूछा जा रहा है।
तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से प्रकाशित होती है रिपोर्ट। शेड्यूल्ड बैंक यानी कि जो अनुसूचित बैंक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हमारे भारत में हैं, तो एग्जांपल के तौर पे जैसे आप जानिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है ना, ये सब जितने भी बैंक्स हैं इस प्रकार के बड़े बैंक। तो यहाँ पे आप जैसे बैंकों की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यहाँ पे इनको कहते हैं। तो इनकी पेड अप कैपिटल किससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा समझ सकते हैं कि इनकी जो मिनिमम वैल्यू है ना बैंक की, 5 लाख रुपए जो है इससे कम नहीं होती, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं, या इसका कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल प्रोसीजर या प्रोविज़न क्या है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1934 में, ठीक है। तो उसमें शेड्यूल्स है कई सारी। तो जो शेड्यूल्ड 2 में जो बैंक लिस्टेड हो जाते हैं, यानी कि जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख से कम नहीं है, ठीक है, और कुछ अन्य गाइडलाइंस हैं ऐसे को जो पालन करते हैं, उनको शेड्यूल्ड बैंक की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो डिफेंस मिनिस्ट्री में भारत की देखेंगे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो कह लीजिए नई पॉलिसीज़ क्या हैं या क्या एक्विजिशन करना है, जैसे हथियार वगैरह हो गए, है ना, जो हमारी सर्विसेज हैं डिफेंस की उनके लिए, ठीक है। इन सब का फॉर्मुलेशन करने के लिए मुख्य रूप से ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसकी अध्यक्षता जो की जाती है वो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। भारत में आयकर का क्या नेचर है, कुल मिला के ये पूछा गया इस प्रश्न में। तो इनकम टैक्स इन इंडिया ये बेसिकली डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव है ना। डायरेक्ट का मतलब जैसे 2 प्रकार के टैक्स आप पढ़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्टली आप जो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं खुद से, तो इनकम टैक्स वगैरह आप जैसे खुद ही पे करते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। और प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जैसे जिसकी जितनी इनकम है उसको उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में जो गाइडलाइंस आप देखते हैं कि जैसे 5 से 6 लाख के लोगों के लिए टैक्स के स्लैब अलग हैं, उससे ज़्यादा के लिए अलग है, ठीक है। तो ये होता है। तो इस प्रकार का हमारा कुछ इनकम टैक्स का नेचर है। इसमें देखें कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो लीगल एडवाइजर स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली एडवोकेट जनरल, ठीक है। यहाँ पे जैसे सॉलिसिटर जनरल हो गया है, ये थोड़ा गलत होगा टर्म, हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं, ऑप्शन बी। देखिए केंद्र सरकार के लिए जो लीगल एडवाइजर हैं वो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, तो आर्टिकल 76 में बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो केंद्र सरकार के लिए लीगल एडवाइज़र हैं, और इनको असिस्ट करने वाला एक ऑफिस और क्रिएट किया गया है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उनको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, ठीक। और वहीं स्टेट में हमारे ये एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोनों के रेफरेंस में। स्टेट गवर्नमेंट के रेफरेंस में इनका जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 165 में है। नेक्स्ट है कि कौकोट्टिकली एक प्रकार का नृत्य है, किस त्यौहार को मनाने के लिए किया जाता है। तो केरला वगैरह के स्टेट में देखेंगे ओणम फेस्टिवल जो मनाया जाता है, ठीक है, उससे एसोसिएटेड है। नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था। तो देखेंगे एक काफ़ी पावरफुल नॉर्दर्न इंडिया में किंगडम हुआ, गुर्जर प्रतिहार, है ना, इसके संस्थापक रहे ये। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉनके कैफ गोल्ड कप से संबंधित है। तो ये फुटबॉल का एक आयोजन है, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पर स्थित है। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली में है ये। किसने बताया कि एक ही ऊंचाई से गिराए जाने पर विभिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी, ठीक। तो गैलीलियो गैलीली ने जो है ये बताया था कि एक मान लीजिए सर्टेन हाइट हो कुछ, ठीक है, वहाँ से चाहे 2 डिफरेंट मास की वस्तुएं एक साथ गिराई जाएं, ठीक। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में दोनों बॉडीज सेम टाइम पे पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के रूप में कौन सा पदार्थ जो है प्रयुक्त होता है। तो ये होता है हैवी वाटर, है ना। बेसिकली केमिकली इसको जानते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से, ठीक, D2O। और ये बेसिकली जैसे कि हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसको भी इन्हांस करने के साथ साथ उस न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल यानी कि एक निश्चित तापमान पे मेंटेन करने का भी कार्य करता है। इसको मतलब जो नॉर्मल वाटर होता है उससे मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, इसका कॉम्पोजिशन अलग होता है। नेक्स्ट है लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी होती है। तो देखिए जो हमारे सेशंस होते हैं इसमें
पार्लियामेंट में, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो किसी दिन की प्रोसीडिंग्स में जो सबसे पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है, ठीक है। उसी के जस्ट बाद 12 से 1 बजे यानी कि लंच के पहले तक शून्य काल की जो है अवधि होती है, जिसमें बिना ही मतलब प्रायर नोटिस के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, ठीक। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है 0 आवर का, ये इंडियन पार्लियामेंट्री कह लीजिए इनोवेशन है, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो पब्लिक फंड है ना, यानी पब्लिक के लिए जो मनी है उसका गार्जियन कौन होगा? तो ये रेफर किया जाता है CAG को, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो कि हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं इन सब की ऑडिटिंग करते हैं ईयर बाय ईयर, जिससे कहीं पे कोई करप्शन या इस तरह की चीज़ है उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। और CAG से संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 148 में है। अब यहाँ पे इंग्लिश में देखेंगे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव आपको करना आना चाहिए। आई वॉज इन्वाइटेड बाई माई आंट, है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में प्रेजेंट में, तो माई आंट इन्वाइटेड मी, ठीक है, सिंपली ये हो जाएगा। यहाँ पे जो ये कन्वर्जन है प्लीज इसके बारे में पढ़िए आप लोग। इसमें देखें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे सेंटेंस है रमीज वर्क्स डैश टू गेट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए रमीज क्या कर रहा होगा, ठीक है। तो ही रमीज वर्क्स हार्ड, हार्ड को यूज करेंगे एज एन एडवर्ब। इसमें देखें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, स्पेलिंग जिसकी गलत हो। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट यानी कि जो घोषणा करने के लिए इंग्लिश का वर्ड है उसमें क्या होता है कि ANN होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ सिंगल एन था, इस वजह से ये गलत है, बाकी के विकल्प ठीक है। इसमें देखें फिर से इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। तो जैसे लैप्स लिखा है तो लैप्स का मतलब कोई चीज़ व्यतीत हो जाना, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे रिकैलसिट्रेंट एक वर्ड होता है जिसमें गलत यही वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ठीक है, लास्ट में देखेंगे तो TRANT होता है रिकैलसिट्रेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो आज्ञा न मानने वाला है, ठीक है, मतलब आपने कुछ उसको बोला पर वो मान नहीं रहा है तो उसको बोलते हैं एक्विट, ठीक है। इसका मतलब किसी को जैसे कानूनी टर्म में यूज़ करते हैं ना कि किसी को किसी सज़ा से बरी कर देना, ठीक है। मोर्निंग का मतलब होता है शोक मनाना, इस तरीके से ध्यान रखें। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट सिनोनिम, फिर से बताना है। इनविंसिबल हमारा वर्ड है, ठीक है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको जीता ना जा सके, ठीक है, न जीते जाने योग्य या अजेय कह लीजिए, ठीक है, जैसे हिंदी में आप पढ़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे इंडोमिटेबल वर्ड जो है ये सुटेबल होगा, इसका भी मतलब यही होता है। अब हिंदी में देखें कौन सा व्यंजन मूर्धन्य है। तो मूर्धन्य में क्या होता है कि जीवा, हमारी जो जीभ है उसके अगला हिस्सा जो है ना, तो उस हिस्से से जो हमारे शब्द उच्चारित हो रहे हैं, है ना, उस रूप में अगर हम देखेंगे तो ये मूर्धन्य वाले वर्ड होते हैं जिसमें ट ठ, है ना, ड ढ र ड़ और ये सब होते हैं। तो यहाँ पे ड मिल रहा है हमें। अब घ शब्द का उच्चारण स्थान कौन सा है ये बताना है। तो पहले भी बताया गया आपको कि जैसे जो कंठ वर्ड होते हैं उसमें क ख ग घ ये सब आते हैं, तो कंठ हो जाएगा। इसमें देखिए कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक। तो 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, व्यंजन। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय कह लीजिए लगता हो, या फिर बोलते समय आपके मुंह से कम वायु निकलती है, ठीक है। इनकी संख्या लगभग 20 होती है ऐसे व्यंजनों की, और जिनमें ज़्यादा समय लगता है या वायु ज़्यादा निकलती है महाप्राण व्यंजन, उनकी संख्या हम लगभग 15 पढ़ते हैं। तो अब अल्प प्राण में जैसे क हो गया, ग अंग होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे च हो जाएगा, ठीक। बाकी ख छ ठ, है ना, ये सब उसमें आते हैं महाप्राण में। इसमें देखें अत्युक्ति शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे युक्ति शब्द है मुख्य रूप से, और इसमें जो उपसर्ग यूज हुआ है वो अति, है ना। इसमें देखें योग रूढ़ शब्द कौन सा है ये बताना है। तो एक क्लासिफिकेशन ये भी होती है, 2-3 प्रकार के शब्द, जैसे आपका रूढ़ शब्द होते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द होते हैं, योग रूढ़ यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के या कह लीजिए 2 शब्दों के योग से बनते हों, ठीक है, परंतु एक विशेष अर्थ उनका होता हो, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें देखेंगे तो लंबोदर जो है हमारा एग्जाम मतलब ये होगा, इसमें क्या है लंब
धन उदर, ठीक। इस शब्द से ये बना, इसका मतलब होता है बड़े पेट वाला, ठीक। तो अब बड़े पेट वाले के लिए जैसे एग्जाम्पल आप हिंदी में पढ़ेंगे, जैसे गणेश भगवान का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। फिर जैसे एक शब्द हम योग रूढ़ का पढ़ें, दशानन, है ना, रावण के रेफरेंस में जो यूज होता है, तो इसमें क्या होता है, दश धन आनन, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी विकल्प करेक्ट है। अब अनेकार्थी शब्द बताना है, या किसका, द्विज का। कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक। तो द्विज का जो कह लीजिए अनेकार्थी शब्द हैं, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा, ठीक है, अंडज। बाकी विदेह जो है ये नहीं होता है। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जन का विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो अर्जन का मतलब जानते ही होंगे, किसी चीज को जैसे प्राप्त करना, तो उसको व्यय कर देना, खर्च कर देना, ये विलोम हो जाएगा व्ययन। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो समुद्र के पर्यायवाची जैसे सागर, है ना, अम्बुधि, जलधि, फिर उदधि, फिर जलधाम, जलनिधि, ठीक, ये सब हो जाएंगे। आर्णव, लेकिन जलाधिप नहीं होगा, ठीक है। जलाधिप शब्द का प्रयोग जैसे जल के देवता के लिए एक तरीके से यूज किया जा सकता है। अब इसमें देखें OMR शब्द का तात्पर्य क्या है, ठीक। कंप्यूटर के रेफरेंस में जैसे आप ऑफलाइन एग्जाम भी कॉम्पिटिटिव देते होंगे तो OMR शीट होती है ना, जिस पे आप गोले भरते हैं। तो वही है कि मशीन के द्वारा जो उस पे आपने इनपुट दिए हैं उसको रीड करना। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। अब इसमें देखें कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो IT से संबंधित टर्म इसमें नहीं होगा। पिनाका, पिनाका को हम समझ सकते हैं इंडियन आर्मी के रेफरेंस में एक हमारा ये रॉकेट लॉन्चर है ये। फिर से इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में क्या प्रयोग होता है ये बताना है। तो कैमरा यानी वेबकैम जो है इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो देखेंगे कंप्यूटर के रेफरेंस में जितने भी यहाँ ऑप्शन है ये सब हमारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा माउस का यूज होता है ना। इसमें देखें कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है, वो वाली की बतानी है आपको। तो कोई भी जैसे किसी मान लीजिए जगह आपने कंप्यूटर में कोई एक सेंटेंस लिखा, अब क्या है ये दाहिने से बाएं की तरफ डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपका कर्सर होता है। मान लीजिए आपने आखिरी शब्द यहाँ पे कुछ लिखा है, ठीक, तो यहाँ पे हम बैक स्पेस को यूज करते हैं, ठीक। और अगर मान लीजिए आप कहीं बीच में हैं और आप डिलीट बटन दबाते हैं तो राइट साइड के वर्ड जो है वो डिलीट होंगे। अब देखें कीबोर्ड कीज जिन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं। तो हमारे कीबोर्ड में देखेंगे सबसे ऊपर की जो लाइन होती है एस्केप की के बाद फंक्शन 1 से लेकर के फंक्शन 12 तक, है ना। तो ये हमारे किसी जो है ये स्पेशल कार्य के लिए डिजिग्नेट किए जा सकते हैं। कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, उसमें हार्डवेयर यानी कि जो आपको मशीन दिखती है उसके अंदर जो चलने वाला सॉफ्टवेयर है, अगर वो ना हो तो वो मशीन चलेगी नहीं। तो दोनों का संयोजन हो गया। कंप्यूटर में डेटा या सूचना भेजना क्या कहलाता है, ठीक। आप जैसे कंप्यूटर में मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, MS वर्ड आपने खोला है, अगर आपने मान लीजिए W बटन को दबाया, ठीक है, तो वहाँ W बटन प्रिंट होगा उसमें, है ना। तो क्या किया आपने, इनपुट दिया ना, ठीक। तो डेटा भेजना इनपुट कहलाता है। ट्रांजिस्टर के आविष्कार में किसका योगदान था। हमने शायद पिछले वीडियोस में बताया है आपको कि जो किस जनरेशन में कौन सी चीज़ यूज़ हुई है ना। तो ट्रांजिस्टर जरा बताइए किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ था, ठीक है। और इसके हम आविष्कार की बात करें तो विलियम शॉकली, ठीक, इनका नाम ध्यान रखेंगे। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो कॉमेंट करके। ULSI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हमने जब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देखी थी तो जो सबसे हमारे लेटेस्ट टाइप वाले जनरेशन थी 5th जनरेशन, वहाँ पे हमने इसकी बात की थी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे समाप्त करेंगे इस वीडियो को। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट करिए, हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।